ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वकार साहब, शामी सदर बशारुल असद दमिश्क से भाग निकले हैं। बरतानवी खबरसां इदारा दावा कर रहा है और बशारुल असद तैयारे पर फरार हुए हैं। शामी फौजी अफसरान की रॉयटर्स से गुफ्तगू हुई है तो ये दावा किया जा रहा है कि अब वो शाम में मौजूद नहीं है। तमाम सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त शाम की? आई थिंक जो सईद अली ने बात की इसमें दो तीन चीजें मैं ऐड करूँ। एक तो जो डेमोग्राफिक है सेक्टेरियन, वो जरूरी है समझना, बिकॉज इसमें 83% सुन्नी है और बाकी जो है अलवीज और शियाइट्स हैं। और बाय एंड लार्ज जो अलवीज थे उनकी हुकूमत रही है हाफिज अल-असद के टाइम की, तो इसका मतलब है ये ऑलमोस्ट 40 साल पुरानी हुक्मरानी थी। इसी के अगेंस्ट इसका मतलब जो पॉपुलर अपराइजिंग है उसमें साजर है मेजोरिटी जो है वो शायद तंग भी थी और बशर अल-असद का कंट्रोल नहीं था। शाम को एज अ कंट्री आप नहीं देख सकते पिछले 12 साल में, जिस तरह अभी बात हुई 4 हिस्सों में डिवाइडेड था। समझ लें 4 आप कह लें ग्रुप्स थे। नॉर्थ ईस्ट में कुर्द हैं जिनको अमेरिका की सपोर्ट है, जो बेसिकली तुर्की के खिलाफ है, तो वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें मैं आता हूँ। फिर बशर अल-असद की अपनी गवर्नमेंट है, अमेरिका का अपना एक एनक्लेव है, और फिर जो अभी HTS जिसकी बात है जिसने सारा डिफेंसिव लॉन्च किया है, हया तहरीर शाम जिसको बोलते हैं, ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कह लें या मिलिटेंट ग्रुप है जो नॉर्थ वेस्ट में इनके पास इनक्लेव था, जहाँ से ये फिर मूव किया है। लेकिन जिस तेजी से हुआ है इसका मतलब ये है कि पॉपुलर जो सपोर्ट थी बशर अल-असद की वो बिल्कुल नहीं थी। और दूसरा आई थिंक जो सबसे बड़ा आई थिंक इसमें सेटबैक है, एक तो ईरान को डेफिनेटली है, बिकॉज सिर्फ रास्ता ही नहीं है बल्कि यहाँ पे उनकी मिलिट्री प्रेजेंस भी थी IRGC की। दूसरा सबसे बड़ा सेटबैक रशिया को है, बिकॉज इनके 2 बड़े बेसेज हम ऑलरेडी कट ऑफ हो चुके थे जब नॉर्थ टू साउथ मूव किया। उसमें एक तर्तस में है और दूसरा खमामीम इनका जो है बेस था, बेसिकली अल्ताकिया जो है, तो वहाँ पे एक नेवल और एयर बेस था, तो वो थ्रेटन हुए तो वहाँ से उनको निकलना पड़ा। तो अभी आई थिंक डेवलपिंग सिचुएशन है, बिकॉज इसमें एक तो सेक्टेरियन टोन आएगी, इसमें रिप्राइजल भी होंगे, बिकॉज बशर अल-असद ने भी काफी सप्रेस किया हुआ था और ये तुर्की का इसमें बड़ा रोल रहा कि उन्होंने इसको वॉर लेट्स से सीज फायर करवाया था और चले एक सिस्टम चल रहा था। टर्की के अपना इशू ये था कि जो जितने भी सीरिया के नॉर्थ के इलाके हैं, चाहे उसमें कुर्द हैं या बाकी फोर्सेज हैं, वहाँ से तुर्की के कुर्द इलाकों में शूरश की कोशिश की गई जिसको उन्होंने चेक किया। तो उसमें आई थिंक सबसे बड़ा आई वुड से फैक्टर जो है हया तहरीर शाम है, और फिर आई एम श्योर इसमें डेफिनेटली तुर्की की बैकअप है, बिकॉज दे वुड लाइक कि उनके बॉर्डर सिक्योर हों। तो ये अभी आई थिंक इवॉल्विंग सिचुएशन है। बाकी ये है कि दुआ करनी चाहिए कि इसमें खुदा ना खास्ता बहुत ज्यादा किलिंग ना हो, बिकॉज अभी सेक्टेरियन टोन लेगा। हाँ, ये जरूर है कि इसका इम्पैक्ट लेबनान पे आएगा। लेबनान में हिजबुल्लाह और इजराइल का सीज फायर जरूर हुआ है, लेकिन हिजबुल्लाह थोड़ी वीकन हुई है। इसका इम्पैक्ट फलस्तीन की लड़ाई पे भी होगा, बिकॉज अभी जो मीडिया की तवज्जो है सारी सीरिया की तरफ चली गई है। अभी इसमें देख रहा है कि क्या OAC कोई रोल प्ले कर सकती है और किस तरीके से चीजें आगे चलती हैं। लेकिन इट्स अनफॉर्चुनेट कि अभी एक फिर इंस्टेबिलिटी का जो दौर है वो सीरिया में शुरू हुआ है। तो इस तमाम सूरत हाल की आप जिम्मेदारी किस पर डालेंगे? क्या हिजबुल्लाह का कमज़ोर होना, रूस का मदद के लिए ना पहुंचना जिम्मेदारी होगी, ये वजह बनी? ये इसमें मैंने बताया ना, इसमें आप सीरिया को अगर तो एज अ मोनोलिथ एंटिटी तो आप ले ही नहीं सकते। ये एक मुल्क नहीं था। बेसिकली आप कह लें कि ये एक फ्रैक्चर्ड कंट्रीज को 4-5 बड़ी कुर्तें कंट्रोल कर रही थी। मेरे ख्याल में सारे जिम्मेदार हैं और अभी भी आप देखें तो इसमें एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की गई है। तमाम जो बॉर्डरिंग बड़ी पावर्स हैं कि वो अपना उसमें फायदा उठाएं। तो साफ ज़ाहिर इसमें अमेरिका का भी अपने बेसिस है वहाँ पे। फिर कुर्द जो है वो तुर्की को तंग कर रहे थे, या बल्कि आई वुड से कि कुछ टेररिस्ट अटैक करवाए हैं जो YPG है या कि इनकी KKP है, तुर्की की जो कुर्दों की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो तुर्की को डेफिनेटली फायदा है बिकॉज उनका बॉर्डर सिक्योर हो गया है। लेकिन अभी जो विद इन जो रजीम बड़ा चेंज आएगा उसमें आई थिंक हया तहरीर शाम का बहुत बड़ा रोल होगा, बिकॉज वही बड़ा मिलिटेंट ग्रुप है जो भी टेक ओवर कर रहे हैं और अवाम बाय एंड लार्ज उनके साथ रैली कर रही है। एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये 48 घंटों में कौम से फिर दमिश्क तक पहुंच जाएंगे। इसका मतलब है कि जो बशर अल-असद की फोर्सेस बहुत ज्यादा वीकेंड थी। तो मेरे ख्याल में एक मिक्स फैक्टर्स में किसी को आप उस तरीके से सिंगल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ये वॉरिंग फैक्शंस हैं, फिर उनके पीछे बैकअप में पावर्स हैं जो अपना अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रही थी। इट इज आई वुड से इवॉल्विंग सिचुएशन है। अभी देखना है कि ये चीजें आगे और कैसे जाती हैं। आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में अब सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं, और हुकूमत मुखालिफ फोर्सेस इतनी मुनज़्ज़म हैं कि आगे चल के हुकूमत का कंट्रोल संभाल सकें, मुल्क को देख सकें? जी वही है जिस तरह आई वुड से इसको आप रिलेट कर सकते हैं तालिबान का एडवांस था अफगानिस्तान में, समथिंग लाइक दैट, बिकॉज ये अल्टीमेटली एक मिलिटेंट ग्रुप है। हाँ, ये जरूर है कि जो मैंने जिक्र किया इसमें सेक्टेरियन अंडरटोन है, इसको ज्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करते, लेकिन ये फैक्ट है कि 83% सुन्नीज हैं, तो बाय एंड लार्ज वो वेलकम करेंगे। लाइक होम्स में
حافظ الاسد صاحب جو تھے ان کے والد صاحب بشر الاسد کی، ان کے زمانے میں بڑی کلنگز ہوئی تھی. بالکل رپورٹڈلی کوئی 80,000 بندہ جو تحقیق کیا گیا تھا. وہ ساری جو ہے آئی تھنک سیکٹیرین زیادہ نہیں آئیں گی. میرے خیال میں ابھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایچ ٹی ایس فائنلی کتنا کنٹرول لیتی ہے اور کیا اس کو پھر ریکگنائز کیا جاتا ہے اندر جو ہے کیا وہ عمل لا سکتے ہیں. آئی وڈ سے کہ اٹس اے ٹریجک سچویشن. لیکن چلیں یہ بھی ہے کہ ابھی جو بھی ایک بڑی قوت اگر کنٹرول کر لیتی تو شاید سیریا جو اسٹیبلٹی کی طرف جائے، لیکن اس میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا. اور عالمی طاقتیں اس تمام صورتحال کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ امریکہ نے تو کہہ دیا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے دمشق کی سچویشن سے، شام کی سچویشن سے، لیکن دیگر ممالک کیسے دیکھیں گے اس تمام صورتحال کو؟ جس میں ریجنل کنٹریز کا زیادہ زور ہے، بیکاز دیکھا جائے تو امریکن پریزنس تو ایک بیس ہے جو ساؤتھ ایسٹ میں ہے. باقی جو زیادہ افیکٹڈ ہے، میں نے بتایا اس میں ترکی افیکٹڈ تھا، پھر ایران ہے بیکاز ان کی فزیکل IRGC کی ڈیفینیٹلی انوالومنٹ رہی ہے. پھر اسرائیل کا بھی ایک رول بنے گا بیکاز اگر سیریا ویکن ہوتا ہے تو اسرائیل کو آپ کہنے ایک ریلیف ہے. اسی طریقے سے حزب اللہ کا جو لیبنان میں تھا ان کا کافی آنا جانا تھا بیکاز دے کوڈ ٹریول ٹو سیریا. اور رشیا کو بہت زیادہ سیٹ بیک ہے. اس کا اگر سے کہ عالمی منظر نامے میں جو باقی فرنٹس ہیں لائک کوریا میں بھی ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، تو اس میں جیسا پرانی کولڈ وار تھی کہ ٹٹ فار ٹیٹ چل رہا ہے کہ آپ یہاں پہ یہ کریں گے تو ہم وہاں پہ وہ کریں گے. تو ڈسپائٹ کہ امریکہ کہہ رہی ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں ڈیفینیٹلی اس بات پہ ضرور خوش ہوں گے کہ جہاں پہ رشین اور ایرانین انفلوئنس اگر رول بیک ہوتا ہے اور اگر رشیا اپنے اڈے چھوڑ کے جاتا ہے تو آئی تھنک اٹس اے ہیوج سیٹ بیک. پھر آگے ٹرمپ صاحب نے آنا ہے 20 تاریخ کو، تو ان کے آنے سے پہلے اگر دیکھا جائے تو دو فرنٹس پہ یوکرین اور یہاں پہ ویسٹ ایشیا میں بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. تو اسی لیے آئی تھنک اس چیز کو اس طریقے سے دیکھا جائے کہ باقی طاقتیں جو ہے وہ کیسے ہاں یہ کہ وہ اسی اگر رول پلے کرتی ہے، عرب ممالک ہیں، ترکی ہے، پاکستان ہے، ایران ہے، جس کا کوئی پرامن حل نکال سکیں تو وہ سکسیس ہو سکتے. لیکن میرے خیال میں بھی یہ سال بڑا ڈیفیکلٹ ہے سیریا کے لیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر ریٹائر وقار حسن صاحب، منصور جعفر صاحب، سید محمد علی صاحب، AIM نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے.